लेकर कई गलतफहमियां रहती हैं। हम पॉलिसी में निवेश तो करते ही हैं, लेकिन मुनाफा कमाने के लिए, कवरेज के लिए नहीं। योर मनी के जरिए हम आपको इंश्योरेंस पर भी देते हैं सही सलाह और बनाते हैं आपका इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो, और यही आज योर मनी का फोकस भी है। लेकिन चलिए शो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या है आज शो की हाईलाइट्स। टैक्स बचत के लिए इंश्योरेंस लें या करें म्यूचुअल फंड में निवेश, जानिए योर मनी से निवेश और मुनाफे की रणनीति। टर्म प्लान के साथ क्रिटिकल इलनेस कवर ले या नहीं, योर मनी बताएगा इंश्योरेंस के लिए सही स्ट्रैटेजी। योर मनी में अगर अपना कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, इंश्योरेंस का फोकस है आज हमारा, तो अपना सवाल फेसबुक पे लाइव डालें, कमेंट बॉक्स में हम देंगे आपके सभी सवालों के जवाब। और आज आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ शो में मौजूद है एटिका वेल्थ मैनेजमेंट के निखिल कोठारी। निखिल, स्वागत है आपका। और योर मनी में आज हमारा फोकस क्योंकि इंश्योरेंस पर है, तो चलिए सीधा हम जुड़ेंगे दर्शकों के साथ। और हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं ऋषभ। ऋषभ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो मैम। हाय, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? गुड इवनिंग मैम, मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। और राइट ऋषभ, आप 19 इयर्स के हैं और आपने अभी से कमाना शुरू कर दिया है। कहाँ काम करते हैं आप? मैम एक्चुअली मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं फुल टाइम जॉब भी करता हूँ। फ्रीलांसिंग भी और साथ ही साथ फुल टाइम जॉब भी, वेल क्वाइट हेक्टिक, बट मैं अप्रिशिएट करती हूँ आप मैनेज कर पा रहे हैं। बताइए, आपने केवल टैक्स बचाने के लिहाज से ही सवाल पूछना है? मैम टैक्स भी बचाने के लिए करना है और कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में जानने के लिए भी कुछ सवाल करने थे। ठीक है। जैसे फिलहाल अभी तो मेरा सवाल था कि मेरा करीब मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी थी वो करीब 13,000 की थी, लेकिन अभी जो नई पॉलिसी आई है उसके बिहाफ पे आई बिलीव अब मेरा कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं रह गया। राइट। तो मैं अभी जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसमें मैं किस तरह से प्लान करूं कि मेरा नेक्स्ट ईयर का जो टैक्स लाइबिलिटी रहे वो कम हो जाए या फिर खत्म हो जाए। ऑलराइट, बेसिकली आपको अपनी टैक्स लाइबिलिटी समझनी है, लेकिन साथ ही आप क्योंकि 19 साल के हैं, आपने अपना सवाल योर मनी को भेजा है ऋषभ। सराहना करती हूँ मैं आपके इस कदम की, लेकिन कोई फाइनेंशियल गोल अपने जहन में आपने रखा होगा, क्योंकि देखिए आपके गोल को अगर हम टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के साथ कंबाइन कर लेना तो आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा अच्छे से, यानी आपके गोल्स इन लाइन हो जाएंगे। तो बताएं, कोई लक्ष्य है आपका, फाइनेंशियल गोल? बिल्कुल मैम, आई एग्री। और मैं अभी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, मैं भी CFA कर रहा हूँ। वाह, आप क्या क्या कर रहे हो? आई रियली अप्रिशिएट दैट। ओके, तो आगे क्या प्लान है फिर? उसमें मैं स्टडीज के लिए मुझे 3-4 लाख रुपए की जरूरत होगी। ओके। तो ये भी सारे एक्सपेंसेस हैं मेरे। तो ये कितने साल तक के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे? कब, किस उम्र, मतलब कितने सालों में चाहिए होंगे? छोटे छोटे अमाउंट, जैसे 30,000 रुपए, कभी 50,000 रुपए, इस तरह से मुझे चाहिए होंगे। ठीक है, तो अभी आप कितना निवेश करने की हालत में है? 15,000 रुपए आपने कहा कि आपका खर्च है। जी हाँ, तो उसके ऊपर कितना निवेश कर पाएंगे फिर इसके अलावा? मैम मैं अभी सिर्फ 10-12 हजार रुपए इन्वेस्ट करने के मूड में हूँ। 10-12 हजार आप निवेश करना चाहते हैं और 3 से 5 साल में? बाकी जो इन्वेस्टमेंट है, बाकी जो मेरा अमाउंट बच रहा है वो मैं कहीं और अलोकेट कर रहा हूँ। कहाँ? तो सिर्फ कुछ मेरे डेट्स वगैरह थे, तो डेट्स को मैं रीपे कर रहा हूँ। ऑलराइट, चलिए ठीक है, आपने योर मनी को अपना सवाल भेजा है, लेकिन आज हमारा इंश्योरेंस का शो है। लेकिन क्योंकि आपने इतने विस्तार से अपनी प्लानिंग की है, अच्छे से की है, मेरे ख्याल से इन्होंने गोल्स लाइन अप कर लिए हैं। और पॉजिटिव बात यह है, या बहुत अच्छी बात यह है, निखिल की एज उनकी साइड पर है, 19 साल की उम्र है इनकी, और अभी ही ये कह रहे हैं कि 10 से 12 हजार तक का ये निवेश कर सकते हैं। तो शुरुआत ये कैसे करें? और टैक्स सेविंग हालांकि इनके माइंड में है, बट वो गोल्ड लिंक्ड निवेश करना चाहते हैं। सही। सबसे पहले मैं सराहना कहूँगा कि ऋषभ ने बहुत छोटी उम्र में एक कमाना और सेविंग का दोनों जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो इम्प्लीमेंट किया है। सबसे पहले टैक्स सेविंग की बात करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेक्शन 80C बोल के सेक्शन है, जहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए तक निवेश करते हो तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो 2.5 लाख तक आपको पहले छूट मिलती है, उसके बाद 1.5 लाख रुपए अगर आप निवेश करते हो तो अगर आपकी आय 4 लाख रुपए भी है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो उसके लिए 80C के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है। आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के प्रीमियम आते हैं, आपके टैक्स ELSS इन्वेस्टमेंट जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो आप टैक्स सेविंग में, वो आते हैं, और आप बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट 5 साल के लिए वो कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ऋषभ को कहूँगा कि वो उनकी इनकम स्टार्ट हो गई है और वो उनकी ITR भी इस साल बन जाएगी, तो सबसे पहले अपना एक टर्म इंश्योरेंस ले ले। और इस 19 ईयर्स में लेंगे तो उनका जो प्रीमियम होगा वो बहुत ही कम अमाउंट होगा। तो अगर वो 1 करोड़ का प्रीमियम भी लेते हैं और उनकी जो आय है 40,000 रुपए, तो आराम से उनका सालाना इनकम
इनकम हो गया 4 लाख रुपए, तो उनको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आराम से मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं कहूँगा 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले ले, उसके लिए जो भी वो प्रीमियम जाएगा उनका, वो उनको 80C में टैक्स बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद वो अपने जो बाकी जो पैसे जो उनको टैक्स सेविंग के लिए चाहिए, वो अपना इन्वेस्टमेंट 80C में ELSS के अंदर कर दीजिए। ELSS क्या होता है, आपका सारा पैसा इक्विटी में जाता है, पर जब आप निवेश करते हो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो सब, और उसमें लॉक इन केवल 3 साल का है। तो अगर उनका 5 या 6 साल का कोई लक्ष्य है तो उसमें आप ELSS को निवेश कर सकते हैं। उसके अलावा उनको जो उनकी उन्होंने कहा कि उनको बीच बीच में पैसे चाहिए होंगे अपने बाकी गोल्स के लिए, तो मैं कहूँगा एक अपना लिक्विड फंड अकाउंट खोल लीजिए, जहाँ पे आप पहला जो भी अमाउंट आप कुछ एक्स्ट्रा सेव कर सकते हो वो लिक्विड फंड में डालते रहिए, सो दैट आपको उसका एक 2 लाख का किटी बना लीजिए, क्योंकि जो भी आपकी फिर पढ़ाई के लिए जो भी खर्चे होंगे वो वहाँ से विड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद जो पैसे बच जाते हैं वो आप लॉन्ग टर्म के निवेश के स्टार्ट कीजिए। अभी आप लॉन्ग टर्म में निवेश करोगे, सबसे बड़ा फायदा ये होता है आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होता है, सबसे बड़ा शस्त्र होता है इन्वेस्टमेंट में, वो आपके साथ है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेश करते हो, आप छोटा अमाउंट भी निवेश करोगे, आगे चल के आपको वो बहुत बड़ी आय मिलेगी। जो आप अपना अगर फ्रीलांसिंग जॉब कर रहे हो उसको, अगर आपको एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में एक बिजनेस भी स्टार्ट करना है तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले कहूँगा टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए, ELSS में निवेश कीजिए, उसके बाद जो पैसे बचते हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए। ऑलराइट ऋषभ, आप ऑनलाइन पर हैं हमारे साथ? जी जी बिल्कुल मैम, लेकिन जैसा कि सर ने बताया हमें लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना है, तो ऑलरेडी मेरे पास लिक्विड फंड में करीब 1.25 लाख रुपए इकट्ठे हैं। ओके, तो उसी में आप निवेश बढ़ा सकते हैं अगर आपको करना ही है। लेकिन साथ ही आपको ELSS फंड और 3 साल के लिए किस तरह के फंड्स आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं वो भी बता देते हैं। ELSS फंड्स की अगर हम बात करें तो मेरे एसेट टैक्स सेवर और इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान, साथ ही एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी, इनमें से किसी एक को चुनना होगा? इनमें किसी एक को चूज कर सकते हैं। तीनों टैक्स प्लान है, तो ये केवल ELSS के दौरान होंगे, बट उनके अलावा इनको कोई निवेश करना है तो उनको अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा लिक्विड फंड, तो उनका ऑलरेडी लिक्विड फंड चल रहा है, उसी में वो एड ऑन कर सकते हैं। और उनको अगर 2 या 3 साल के बाद पैसे चाहिए तो वो डेट फंड में निवेश कर सकते हैं। और अगर उनको 5 से 6 साल बाद पैसे चाहिए तो वो एक बैलेंस एडवांटेज फंड जो होते हैं, जो इक्विटी और डेट में अपने आप मार्केट के लेवल के हिसाब से निवेश करते रहते हैं, उसमें कर सकते हैं। उसमें IDFC डायनेमिक इक्विटी फंड हो गए, एडवाइस बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया, तो मेरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड हो गए, उनमें आप निवेश कर सकते हैं। किसी एक को आप अपने पोर्टफोलियो में 4 से 5 से ज्यादा फंड आपके नहीं होने चाहिए। तो ये मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ आपको एक कैटेगरी के 3-4 फंड के ऑप्शन दे रहा हूँ, उसमें से आप एक फंड चूज कर सकते हो। और आप ये देखिए, जब आप फंड चूज करते हो तो आपके अगर 4 फंड का पोर्टफोलियो है तो चारों डिफरेंट AMC से होने चाहिए, तो आपको अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। ऑलराइट ऋषभ, आपका अभी जो करंट पोर्टफोलियो है वो आपने क्या बनाया है? मैम मेरा अभी करंट कोई पोर्टफोलियो नहीं है। मेरा अभी एक रेकरिंग डिपॉजिट जाता है सिर्फ 1000 रुपए का, और इसके अलावा लिक्विड फंड मेरे 1.25 लाख रुपए के इकट्ठा पड़े हुए हैं, और कुछ मेरे डेट्स हैं जिसको मैं पे कर रहा हूँ। RD आपने कब से शुरू की है? मैम लास्ट ईयर में जुलाई से शुरू हुआ था मेरा RD। ऑलराइट, तो आपने कितने तक की RD कर रखी है? ये कितने समय के लिए? 1000 रुपीज का है, और ये सिर्फ 1 साल का मैंने कर रखा था। 1 साल का है, तो 1 साल के बाद कंटिन्यू मत कीजिएगा मेरे ख्याल से। वो भी पैसे आप SIP के जरिए निवेश कर दें तो आपके ज्यादा बेहतर होगा। आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और आपको कंपाउंडिंग का फायदा होगा। कोई सवाल पूछना चाहते हैं? और बिल्कुल मैम, आई बिलीव ये सारे जितने भी प्लान है मुझे ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल होंगे, राइट? क्योंकि इस बार तो मेरा कोई टैक्स लायबिलिटी तो बन नहीं रहा है। नहीं, एग्जैक्टली। तो आपको निवेश की शुरुआत आप अभी से चाहें तो अभी भी कर सकते हैं, आप रुक के शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आपकी सहूलियत के हिसाब से है। लेकिन आप शुरू करें निवेश करना, ये सबसे बड़ी बात है, और निवेश को बढ़ाने की भी कोशिश कीजिएगा। ऋषभ यही सलाह योर मनी आज आपको दे रहा है। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अगले दर्शक अखिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं अखिलेश जी? मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, बताएं, आपने अपने लिए टर्म प्लान चुनना है? जी हाँ, मुझे अपने लिए टर्म प्लान चूज करना था, तो मैंने 3 टर्म प्लान चूज किए थे। LIC टर्म, ICICI थ्रू और मैक्स लाइफ के 25 लाख का टर्म है, और मेडिक्लेम लेना चाहता था तो 10 लाख का। उसमें एक अपोलो मुनीच ऑप्टिमा रिस्टोर और रेलीगर केयर NBC 10 लाख के लिए। ओके, मुझे बताइए टर्म प्लान। जी सॉरी, क्या बोलिए? जी पूछिए अखिलेश। तो जो मैं क्वेश्चन बोल रहे हैं तो उसके ऊपर मुझे रिव्यू दिलवा दीजिए। आपने जो टर्म प्लान सिलेक्ट किया है, ये प्रीमियम देख के या क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख के आपने चुनाव किया है? इन तीनों का नाम आपने चुना है? क्लेम रेशियो देख के मैंने सिलेक्ट किया है, और उनका जो टर्म रिकॉर्ड है कि कंपनी कितने साल पुरानी है वो देख के भी किया है। चलिए ठीक है। आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस लेना है वो इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसीज हैं या आप फैमिली फ्लोटर चाहते हैं?
मैं इंडिविजुअल चाहता हूँ। इंडिविजुअल चाहते हैं आप, चलिए ठीक है। सबसे पहले हम इनको टर्म प्लान पर सलाह दे देते हैं। इन्होंने अपनी सैलरी इनकम भी हमें डिटेल्स भी भेजी है, इसके हिसाब से कितने का कवर इन्हें लेना चाहिए। हालांकि ये 25 लाख का टर्म प्लान लेने का मन बना रही हैं। LIC ई टर्म, ICICI प्रो, आई टर्म और मैक्स लाइफ इन्होंने चुना है अपने लिए। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि 25 लाख का जो आप कवर बोल रहे हो वो काफ़ी कम है। अगर आपकी 35,000 की आय होती है तो सालाना आय आपकी लगभग 4 लाख के आसपास हो गई। 4 लाख के आसपास अगर हम एक थंब रूल भी लेते हैं कि 10 टाइम्स ऑफ आपकी अर्निंग होनी थी, 40 लाख रुपए होती हैं, पर मैं कहूँगा कि आप अभी यंग हो तो आपको 20 टाइम्स ऑफ अर्निंग्स आपको मिल सकती है, तो आपको 80 लाख का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्योंकि अभी आप लेते हो तो आपका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो आपके प्रीमियम होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, और अभी आप हेल एंड हार्टी हो तो आपको टर्म इंश्योरेंस आराम से मिल सकता है। साथ ही आपको अपनी लाइबिलिटीज भी कवर करनी होती है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम टर्म इंश्योरेंस जब भी खरीदते हैं तो इस पॉइंट को मिस कर जाते हैं। अखिलेश जी, मैं जानती नहीं हूँ आपका फाइनेंशियल प्रोफाइल क्या है, लेकिन क्या आपके ऊपर कोई लोन है? नहीं, मेरे पास लोन नहीं है अभी। ऑलराइट, लेकिन टर्म इंश्योरेंस अमूमन आपको अपनी लाइबिलिटीज कवर करने का एक मौका देता है, जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके मुताबिक आपको अपना कवर डिसाइड करना चाहिए। तो टर्म इंश्योरेंस जब लेते हैं तो हम जब क्वांटम डिसाइड करते हैं तो हमें 2 चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज़ तो मेरी जो अर्निंग कैपेसिटी है, मैं कितने साल तक काम करूंगा तो उसमें कितना पैसा मैं कमा सकता हूँ, तो उसको आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो, तो इसका एक वो जरिया होता है टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कैलकुलेट करने का। दूसरा है कि उसके बाद मेरे को जो भी लाइबिलिटीज है, कल मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं आना चाहिए, तो वो आपका टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ रहेगा तो आपकी लायबिलिटी पे ऑफ हो जाती है। तो मैं कहूंगा कि आपका जो कवर होना चाहिए वो आज के इन पे 70 से 80 लाख रुपए का कवर होना चाहिए। दूसरा चीज जो आपने कहा था कि पॉलिसीज में क्या क्या देखना होना चाहिए, सबसे मैं कहूंगा कि आपका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो आप देख सकते हैं, आपका प्रीमियम अमाउंट जो है डिफरेंट पॉलिसी का वो देख सकते हैं, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होती है राइडर्स होते हैं। जैसे हम नॉर्मली पिज्जा बाय करते हैं उस पर टॉपिक्स लेते हैं, वैसे ही एक टर्म इंश्योरेंस में बहुत सारे राइडर्स होते हैं। आपके राइडर्स हो गए, ADB राइडर होता है, आपका वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर होता है, क्रिटिकल इलनेस राइडर होता है। तो जो कंपनी आपको ये राइडर्स देती है वो भी आप अपने सहूलियत के हिसाब से देखिए कौन से राइडर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है, उनको भी ऐड कीजिए अपनी पॉलिसी में। आपने जो 3 कंपनी कहा है, LIC, ICICI और मेटलाइफ, तीनों कंपनी काफ़ी अच्छी है, बट LIC का जो प्रीमियम होगा वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा ICICI से जी। और मैक्स मेटलाइफ से। तो मैं कहूँगा कि अपना जो प्रीमियम कंपैरिजन है तो आप उसमें ICICI मेटलाइफ देख सकते हैं, दोनों में काफ़ी अच्छे राइडर्स हैं, तो आप वो राइडर्स को अपनी पॉलिसी में ऐड ऑन कर सकते हैं। ऑलराइट, कोई सवाल पूछना चाहते हैं अखिलेश? मेडिक्लेम में कौन सा अच्छा रहेगा? मेडिक्लेम में जो इन्होंने प्लान्स अपने लिए चुने हुए हैं उनमें से कोई एक बेहतर है इनके लिए? अपोलो का जो पॉलिसी है वो काफ़ी अच्छा है। उसमें 2-3 खासियत है। एक तो रिस्टोर बेनिफिट होते हैं कि अगर आपने पॉलिसी, आपको क्लेम आया है और आपने पूरी पॉलिसी यूज़ कर ली है तो बाकी जो फैमिली में से आपको भी वापस रिस्टोर हो जाती है। और दूसरा है उसका नो क्लेम जो बोनस है वो हर साल 50% से बढ़ता है। तो आपने अगर 5 लाख की पॉलिसी ली और आपने एक साल क्लेम नहीं किया तो वो 7.5 लाख की पॉलिसी बन जाएगी, और एक और साल आपने क्लेम नहीं किया तो 10 लाख की पॉलिसी बन जाएगी। तो आपका जो कवर होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मैं कहूँगा अपोलो की जो पॉलिसी है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैक्स बुपा की भी इसी तरह की पॉलिसी है, वो भी आप देख सकते हैं। पर आप ये ध्यान रखिए जो आपके टर्म, जो आपका प्रीमियम है वो कंपेटिटिव होना चाहिए। और जहाँ तक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो वो आप प्राइवेट कंपनी से लीजिए, क्योंकि वहाँ पे कोई कैपिंग नहीं होता है और आपको कैशलेस बेनिफिट भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। ऑलराइट, लेकिन अपने हेल्थ इंश्योरेंस के पोर्टफोलियो को थोड़ा सा आपको और डिफाइन करना होगा। अभी तक आप केवल इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी ले रहे हैं, आगे चलकर आपको एक्सीडेंटल और साथ ही क्रिटिकल इलनेस कवर भी लेना चाहिए, जो अगर आप चाहें तो टर्म इंश्योरेंस के साथ भी ले सकते हैं, जैसा कि निखिल ने भी कहा है। इस बीच जतन कोठारी हमारे दर्शक का सवाल मैं लूंगी, और इनकी उम्र 28 साल की है, लगभग 20 लाख रुपए ईयरली इनकी इनकम है, और इन्हें मैक्स लाइफ टर्म इंश्योरेंस पसंद आया है जो कि ये लेना चाहते हैं, लेकिन थोड़े से कवर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। इन्हें 79 ईयर्स तक कवर चाहिए, और उसके साथ साथ मतलब टर्म इंश्योरेंस की कवरेज के साथ साथ इन्हें क्रिटिकल इलनेस पर जो प्रीमियम वेवर है उसकी सुविधा भी चाहिए, यानी ये एक राइडर भी अपनी टर्म इंश्योरेंस के साथ लेना चाहते हैं। फोन लाइन पे हमारे साथ है नहीं जतन, वरना मुझे थोड़ी और क्लैरिटी चाहिए थी। वेल एनीवेज इन्होंने जो टर्म इंश्योरेंस की कंपनी चुनी है वो तो ठीक है, लेकिन जैसा आपने अभी भी कहा कि टर्म इंश्योरेंस के साथ आपको राइडर्स लेने चाहिए, क्रिटिकल इलनेस हो, एक्सीडेंटल बेनिफिट हो। राइडर्स लेने में समझदारी होती है या पॉलिसी? ये हमेशा एक दुविधा जहन में होती है कि हम प्रीमियम कम देखें या हम फीचर्स ज़्यादा देखें। सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपको जो बेस प्लान है, जो टर्म इंश्योरेंस है, वो तो आपको लेना ही है। राइट, वो तो लेना ही है, डिबेट नहीं होती। हाँ, तो अगर ये मान लीजिए अगर ये अभी 28 साल के हैं, 79 तक इन्हें कवरेज चाहिए, तो इनका
प्रीमियम पेइंग पीरियड कितना होगा और कितना प्रीमियम इन्हें ईयरली देना पड़ेगा? आज के दिन पे दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। एक होता है लिमिटेड पे ऑप्शन, एक होता है जब तक टर्म है तब तक का आपका प्रीमियम पे करते रहिए। मतलब अगर ये 79 तक लेना चाहते हैं तो उतने उम्र तक इन्हें पे करना पड़ेगा। दो ऑप्शंस हैं। और पहले ऑप्शन में अगर आप बोल सकते हो कि मेरे को 10 साल में अपना सारा प्रीमियम पे कर देना है, जो प्रीमियम, उसके बाद मेरी पॉलिसी कंटिन्यू रहे। महंगा भी होगा। हाँ, तो वो दोनों में फर्क क्या होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी आय, मैं 50 साल तक ही काम करूंगा, 60 साल तक ही काम करूंगा, तो मैं तब तक प्रीमियम पे करूंगा, उसके बाद मेरी पॉलिसी कंटिन्यू रहनी चाहिए। उस केस में क्या होता है, आपको जो प्रीमियम अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू आप फुल टाइम पे करते हो। मैं नॉर्मली एडवाइस करता हूं कि आपको जो फुल टर्म है वैसा ही आपको प्रीमियम पेइंग वो लेना चाहिए। उसके दो फायदे हैं कि टर्म इंश्योरेंस आप कब ले रहे हो कि कभी भी कुछ हो जाए तो आपको एक लमसम पैसा फैमिली को मिल जाए। तो अगर आपने 10 साल में सारा प्रीमियम पे कर दिया और आपको 65th ईयर में होता है तो आपने प्रीमियम जहां पे किया एज कंपेयर टू आप लिमिटेड फुल लाइफ में पे करते तो प्रीमियम ज्यादा होता है आपका लिमिटेड पे में। तो मैं नॉर्मली एडवाइस करूंगा कि आप जितना आपका टेन्योर है उतना ही आप प्रीमियम पेइंग टर्म लीजिए, तो आपका प्रीमियम जो अमाउंट होता है वो कम होता है, तो अभी आपकी जेब में ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा और आज से 15 साल बाद जो प्रीमियम आपको पे करना है वो काफी कम होगा। लेकिन अभी अगर ये 79 तक लेना चाहते हैं तो क्या 80 साल तक की कवरेज हमें मिलती है? हाँ, आज के दिन पे सबसे बड़ा फायदा ये है कि टर्म इंश्योरेंस आपको 75-80 ईयर्स तक का कवर देते हैं। आज से कुछ साल पहले 60 तक ही देते थे, अभी काफी टेन्योर बढ़ते। इसलिए मैं यंग लोग को ये कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आपको 20 साल में आपको पॉलिसी केवल 50 साल तक ही मिलेगी, आपको अभी भी स्टिल 75 till 80 तक आपको कवर मिलता है, तो आप जितना जल्दी ले टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। दूसरा जो तो सबसे पहले मैं कहूंगा कंपनी आपकी अच्छी है, आप ये कवर ले सकते हैं और आप फुल पेमेंट टर्म का लीजिए। फिर जो आपने राइडर्स की बात कही तो मैंने कहा बेस प्लान तो आप ले लीजिए। अब राइडर्स होते हैं तीन महत्वपूर्ण राइडर्स होते हैं। पहला राइडर हो गया एडीबी, तो वो काफी उसका प्रीमियम काफी कम है, तो अब यंग हो तो मैं बोलूँगा एडीबी राइडर जरूर ऐड कीजिए। डेथ बेनिफिट जस्ट इन केस दर्शकों को नहीं पता। हाँ, एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर जरूर ऐड कीजिए। क्रिटिकल इलनेस राइडर जो यंग है उनके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि अगर आपको कोई भी बड़ी बीमारी होती है तो आपको एक लमसम पेमेंट मिल जाता है और वो आपको उस टाइम काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है, जो आप काम पे नहीं जा सकते हो 3 से 6 महीने, तो उस टाइम वो आपको लमसम पेमेंट काफी यूजफुल होता है। और इसका सबसे फायदा है कि आज जो आप प्रीमियम पे करो लॉक इन हो जाता है, नेक्स्ट 20 साल 30 साल तक आपका प्रीमियम सेम रहेगा, प्रीमियम चेंज नहीं होंगे। और वेवर ऑफ प्रीमियम क्या होता है, आपको कोई भी बड़ी बीमारी हो जाती है तो आपको आगे से प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है, आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन आगे चल के क्या मैं इन राइडर्स को पॉलिसी में कन्वर्ट कर सकती हूं, बिकॉज राइडर में शायद एक लिमिट तक ही मुझे कवरेज मिलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज के दिन पे जो राइडर्स है और स्टैंडर्ड पॉलिसी दोनों बहुत ही कंपैरेबल है, तो फीचर्स दोनों एकदम इक्वली कंपैरेबल है। किफायती है राइडर्स अपने पॉकेट। हाँ, क्योंकि आपका क्या होता है, जो स्टैंडर्ड पॉलिसी लेते हैं उसमें आपका प्रीमियम हर साल बढ़ते रहता है, क्योंकि वो जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी में आते हैं। जो आप राइडर्स लेते हो लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी में आते हैं, तो उनका प्रीमियम फिक्स रहता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि राइडर्स ज्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड पॉलिसी लेंगे। ठीक है, तो जतन आपको राइडर लेने की सलाह हम दे रहे हैं और आपका प्रीमियम लगभग 15 से 25 हजार रुपए ईयरली पड़ेगा, राइट? हाँ जी, हाँ। तो जैसे आपकी एज अभी है तो आपको कम प्रीमियम होता है, जैसे आपकी एज बढ़ती रहेगी प्रीमियम भी ज्यादा होगा, अगर आप अभी लेते हैं 5 साल बाद लोगे तो। ऑलराइट, तो जतन कोठारी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई। और हमारे फेसबुक के दर्शक इमरान फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। हाय इमरान, कैसे हैं आप? इमरान, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? इमरान, चलिए इनका सवाल हम, हाँ आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैडम, आ रही है मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्कार। ओके, तो आपने अपना पोर्टफोलियो का जो डिटेल्स मुझे दिए हैं उसमें HDFC मिड कैप है, मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है, मिरर एसेट इंडिया इक्विटी है ना? जी मैडम। लमसम आपको निवेश करना है 3 से 5। जी सॉरी, क्या? जी सर। ऑलराइट, आपको लमसम निवेश करना है 50,000 3 से 5 साल के लिए, ठीक है? जी मैडम। ओके, तो आपका पोर्टफोलियो हम समझते हैं निखिल से। निखिल, मिरर के इनके पास 2 फंड्स हैं और HDFC मिड कैप है, साथ ही लमसम निवेश भी करना है, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट टू मीडियम टर्म ही है उस लमसम के लिए, तो क्या करें? हाँ, तो सबसे पहले कहूँगा इनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है जो काफ़ी बड़ा फंड है मिड कैप सेगमेंट के लिए, तो HDFC का स्मॉल कैप फंड में स्विच कर सकते हैं। मेरे ऐसे इंडिया इक्विटी फंड और मेरे इमर्जिंग ब्लू चिप फंड दोनों एक ही फंड हाउस से, दोनों एक ही फंड है, तो मैं कहूँगा एक फंड को आप कंटिन्यू कीजिए, मेरे ऐसे इंडिया इक्विटी फंड, और इमर्जिंग ब्लू चिप को आप स्विच करके आप कोई लार्ज एंड मिड कैप दूसरे फंड ले सकते हैं, जैसे कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज हो गया, IDFC कोर इक्विटी फंड हो गया। और जो आप लमसम अमाउंट कह रहे हो, अगर आप 3 से 5 साल का नजरिया है तो मैं कहूँगा इसको आप एक बैलेंस फंड में निवेश कीजिए, जहाँ पे आप HDFC का बैलेंस फंड देख सकते हैं या बैलेंस एडवांटेज फंड देख सकते हैं, जैसे आप एडवाइस का बैलेंस एडवांटेज फंड हो गया या IDFC डायनामिक इक्विटी फंड हो गया। तो क्योंकि 3 से 5 साल का नजरिया, अगर आपका लंबा नजरिया है तो मैं कहूँगा एग्जिस्टिंग फंड में आप इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। अभी इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है, मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहेगा, तो आप STP के जरिए निवेश कर सकते हैं, तो आप
उसको इक्विटी, आप उसको लिक्विड फंड में डाल के नेक्स्ट 8 महीने का STP कर सकते हैं। तो आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट इक्विटी फंड में जाते रहेगा। ऑलराइट, शो मेरे पास बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन इमरान के साथ साथ वो तमाम दर्शक जो कि निखिल ये समझते हैं कि फंड पिकिंग इज सिमिलर टू स्टॉक पिकिंग, ऐसा नहीं है। कोई भी अच्छे परफॉर्मिंग फंड में निवेश की रणनीति हमें बता दीजिए, ऐसे हम नहीं आपको बता सकते। आपको अपनी गोल्स को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए और इसीलिए फंड का चुनाव करना शेयर के चुनाव से बहुत अलग है। शेयर में आप बहुत क्लियर हो कि आपका इक्विटी में निवेश कर रहे हो, पर आप फंड में आपके डेट फंड भी है, इक्विटी फंड भी है, बैलेंस फंड भी है। तो आपका टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको फंड सेलेक्ट करना पड़ता है और फिर आपके परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर कौन है, कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा है, उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, उस तरह से सब कुछ देख के आपको निवेश करना पड़ता है। इक्विटी में आपको कंपनी का परफॉर्मेंस देख के इन्वेस्ट करना बिल्कुल, और किसी भी फंड को परफॉर्म करने के लिए आपको कम से कम 3 साल का समय देना होगा, उसके बाद ही आप उससे निकलने का निर्णय ले। और क्योंकि बाजार काफी वॉलेटाइल रहने वाला है, हम सब जानते हैं लोकसभा इलेक्शन है जिसके चलते बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा ही रहेगा। फंड की परफॉर्मेंस हो सकता है डिप हो, लेकिन आपको थोड़ा सा धीरज रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल शो पर आने के लिए, और योर मनी में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन अगर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं ट्वीट करें @kavita TH पे, ईमेल के जरिए सवाल पूछ सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। नमस्कार।